गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए क्या पढ़ना था हमें आज स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या पढ़ने वाले थे हम लोग आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मुकेश जी। क्या पढ़ना था हमें आज। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट रह गया है तो पूछिए, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो। गुड मॉर्निंग गरिमा। मैम एक्सेस कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डाउट है। देखिए दीप्ति, एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है ये मैंने अच्छे से समझाया। आप एक दो बार और वीडियोस को देखिए मैं क्या कह रही थी। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आपको एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिलता है। तो आज मैं मोनोपोली पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें भी आपको समझा दूंगी। एक बार आप एक दो बार फिर से देखिए वीडियोस। अगर आप जो नए लर्नर्स हैं उनको बार बार प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँगी। तो जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर वो बार बार आर्ग्यू करते हैं, मैम आप एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं किया कीजिए। तो मैंने अच्छे से समझाया है, आप उसको इन डेप्थ एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको वहाँ फिर से समझा दूंगी, ठीक है। और वैसे मैं आज मोनोपोली मार्केट पढ़ना है हमें, तो मैं उसमें भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ पढ़ चुके हैं क्लियर। चलिए ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना था, मोनोपोली मार्केट। देखिए मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें किसी भी कमोडिटी को बनाने वाली केवल एक ही फर्म होती है और वो जिस कमोडिटी को बनाती है उस पर उसका कोई भी मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जो मोनोपोली फर्म है उसका उस वस्तु पर एकाधिकार होता है। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि मार्केट में एक सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। जो सिंगल सेलर है वो जिस कमोडिटी को बनाता है उस कमोडिटी का मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्या होता है उस वस्तु पर उसका एकाधिकार होता है, ठीक है। और वो मनमानी ढंग से प्राइसेस चार्ज करता है, इसी को क्या कहा जाता है, मोनोपोली, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है मोनोपोली के एजम्पशंस। आप सभी लोग लिखिए, मैं भी लिख रही हूँ। अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो अच्छा लगता है, क्लास थोड़ा इंटरैक्टिव होता है। चलिए देखिए क्या पढ़ना है हमें आज। मोनोपोली मार्केट, ठीक है। मैंने जो पिछला क्लास करा दिया है आप उसको पढ़ लीजिए, फिर ही आपको आगे समझ में आएगा। अदरवाइज आप ऐसे ही बीच बीच में से क्वेश्चन करते हो तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगा और मुझे भी बार बार समझाना पड़ेगा, तो ये इसमें आपका लॉस ज़्यादा है। एजम्पशंस क्या है चलिए बताइए। देखिए मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर बायर है। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है मतलब एक विक्रेता है और भारी संख्या में क्या है यहाँ पर क्रेता है। मतलब वस्तु को बेचने वाला एक ही है और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। मतलब कोई भी जो वस्तु बना रहा है वो उसका कोई भी नज़दीकी प्रतिस्थापन वाली वस्तु अवेलेबल मार्केट में नहीं है, ठीक है। मतलब नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। जो कमोडिटी वो बना रहा है उसका मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट मतलब कि उस वस्तु का मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर ही नहीं है। क्योंकि जब सिंगल सेलर है, एक उस वस्तु को बनाने वाला मार्केट में केवल एक ही व्यक्ति है, तो उसका कॉम्पिटिटर कौन होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिशन ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। और फोर्थ देखिए क्या है, और फोर्थ क्या है बताइए। कंप्लीट बैन on entry and exit on
न्यू फर्म्स, ठीक है, न्यू फर्म्स। मार्केट में नए फर्मों के आने या फर्मों को इंडस्ट्री छोड़ के जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, ठीक है। क्यों है ये सब सारी चीज़ें आगे अभी हम समझेंगे, पहले एज्यूम्शंस लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताइए 6 क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है या आप बोल सकते हैं प्राइस पर कंट्रोल है, ठीक है। मोनोपोली जो है उसका मार्केट में प्राइस पर पूरा क्या है, कंट्रोल है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका एम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम्स, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। सप्लाई कर्व यहाँ पर एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व यहाँ पर क्या है, एब्सेंस। एक मोनोपोली कभी भी अपनी सप्लाई के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री और फर्म के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देन क्या है, इन द शॉर्ट रन a monopoly firm earns normal profit, abnormal losses, और abnormal profit, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करती है। और नेक्स्ट क्या है, कौन सा नंबर था ये, सीरियल नंबर 10। नेक्स्ट देखिए 11, इन द लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग रन में जो फर्म है या इंडस्ट्री है, फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम है, अर्न्स ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक मोनोपोली फर्म जो है वो लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। थर्ड क्या है, 12 क्या है, देखिए आपको सारा एज्यूम्शंस याद होना चाहिए। एज्यूम्शंस से ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद डायग्राम से पूछे जाते हैं। मेन आपको एज्यूम्शंस याद करना है, ठीक है, सारे याद होने चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखवाती हूँ जो एग्जाम में आता है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे हमारा कुछ लेना देना है नहीं। अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो मैंने आपको हमेशा बोला, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, मैं जो पढ़ाती हूँ आप वो पढ़िए ही, साथ में आप उसे एक बार बुक जरूर देख लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए और क्या पढ़ना था हमें, जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और टीआर कर्व क्या है, टीआर कर्व टोटल रेवेन्यू कर्व जो है इन्वर्टेड यू शेप्ड है, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप्ड है, ठीक है, इस इन्वर्टेड यू शेप्ड है, ठीक है। और 14 क्या है, कुछ रह गया तो बताइए, क्या टाइप कर रहे हैं आप लोग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल सही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने लिखा है ना, जो छूट जाए आप बताते जाइएगा।
हाँ, सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल सही है, सेलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 है। 15 क्या है, सेलिंग कॉस्ट, ये भी पूछा जाता है, सेलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, मतलब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, इज मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, और कुछ रह गया तो बताइए। हो चुका है, ये हो गया। चलिए आप लोग वही सारे बता रहे हो जो मैंने बता दिया है, ठीक है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री और फर्म है, बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व मैंने नहीं लिखाया है, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, बिल्कुल सही है ये भी। एब्सेंस ऑफ सप्लाई, आई थिंक मैंने लिखवा दिया है, चलिए देखते हैं। सप्लाई कर्व इसमें क्या होता है, एब्सेंस होता है, ठीक है। चलिए मैं मोनोपोली का एग्जाम्पल बताइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, मैं मोनोपोली का एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ, तो हम उसको ही रिलेट करके चलेंगे। बहुत सारे हैं पर मेन हम जिसको माना जाता था वो है रेलवे। वैसे प्रेजेंट में अब कभी भी कहीं भी आपको मोनोपोली मार्केट देखने को मिलता नहीं है, मैंने बताया था चैम्बरलिन इसके बारे में बात करती हैं। तो चलिए देखिए क्या है मोनोपोली मार्केट में। देखिए सिंगल सेलर है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर है। मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर किसी वस्तु को बनाने वाला एक ही फर्म या एक ही इंडस्ट्री या एक ही व्यक्ति है, ठीक है, यानी सिंगल सेलर है मार्केट में किसी भी कमोडिटी को बनाने वाला, और बायर्स जो है लार्ज नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा इसमें से कौन सा एजम्पशन जो है मोनोपोली मार्केट का नहीं है या है, ठीक है। तो देखिए सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, मतलब जो भी वस्तु एक मोनोपोली यानी एकाधिकारी बनाता है उसका कोई भी मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा वो, देखिए आगे, नो कंपटीशन इन द मार्केट। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है, सिंगल सेलर है, उसने जो वस्तु बनाया बस वही है, उसके अलावा उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में क्या होगा, कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा। कॉम्पिटिशन तो तब होता है ना, जैसे मैंने मान लीजिए कोई क्रीम है, फेस क्रीम हो गया, फेयर एंड लवली है और ओले है और बहुत सारे सनस्क्रीन है, ये है, तो इनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, उसके लिए वो सेलिंग करते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जाम्पल था। मोनोपोली में क्या है कि जो कम्युनिटी बन गई, रेलवे जैसे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो रेलवे चला रही है इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको दिखता है कहीं भी। अगर आपको कहीं भी रेलवे से जाना है, मान लीजिए मुंबई, यहाँ से लेकर यूपी से मुंबई अगर आपको जाना है, अगर आप फ्लाइट से नहीं जा सकते तो आप किससे जाएंगे, रेलवे से जाएंगे। बस से बहुत लेट लगता है, आप टायर्ड हो सकते तो आप नहीं प्रेफर करते, आप क्या करते हैं, आप रेलवेज को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, रेलवे की मोनोपोली है, आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट रेलवे को चलाती है, इसके अलावा कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री जो है वो रेलवे को नहीं चला सकती है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखिए फिर क्या है, इसका कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर है ही नहीं, क्योंकि रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट चला रही है, दूसरा कोई रेलवे चलाने वाला है ही नहीं। जैसे टाटा है, अंबानी है, इनके बीच में क्या है, कंपटीशन है। पर रेलवे चलाती, अगर ये रेलवे अगर टाटा भी चलाती और अंबानी भी चलाती तो इनके बीच में कंपटीशन होता कि मेरे ट्रेन में ज़्यादा लोग जाएं, मेरे ट्रेन में ज़्यादा लोग सफ़र करें। उसके लिए वो क्या करते, प्राइसेस को कम करते, फैसिलिटीज़ बढ़ाते। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ये गवर्नमेंट चला रही है सिर्फ, ठीक है। तो अब तो रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन देखने को आपको मिल रहा है, इसलिए अभी ये भी मोनोपोली का एग्जाम्पल नहीं रह गया है। फिर देखिए क्या है, कंप्लीट बैन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। देखिए जो मोनोपोली मार्केट है यहाँ पर फर्मों के एंट्री और एग्जिट पर बैन होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए जो मोनोपोली मार्केट होता है इसमें भारी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई
ऐसा नया व्यक्ति आ गया, वो सोच रहा है कि मैं रेलवे अपना स्टार्ट करूंगा, मुझे अपनी रेलवे की एक अपनी अलग से चलानी है, रेलवे के लिए कंपनी खोलना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इतना आसान तो नहीं कि मैंने आज चाहा कुछ पैसे लगा दिए, 100 करोड़ मेरे पास, अरे मान लीजिए 1 करोड़ पड़े हुए और मैं रेलवे स्टार्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। इसमें एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है, बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं। तो ऐसे में किसी भी फर्म का इसमें एंट्री करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और एग्जिट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि देखिए आपने एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है, आप अचानक से उसको बंद नहीं कर सकते। अगर आप उससे बाहर निकलना भी चाहें तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसको बंद करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने रेलवे को चला रही है, अब सोच रही गवर्नमेंट कि नहीं मुझे रेलवे में बहुत घाटा हो रहा है, अब मैं रेलवे को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उसको डायरेक्ट बंद कर देगी? ऐसा नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको बंद करेगी तो पूरी इंडिया में पब्लिक को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उससे घाटा हो रहा है तो मान लीजिए पहले अगर 100 ट्रेनें चलती थी तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, 80 ट्रेनें चलाएगी, फिर धीरे धीरे क्या करेगी, 75 चलाएगी, 70 चलाएगी, धीरे धीरे करेगी। उसको लॉस हो रहा है लेकिन वो क्या करेगी, धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन को बंद करेगी। वो ऑटोमेटिक मतलब ज़्यादा अचानक से बंद नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि और इसके चक्कर में उसे क्या करना पड़ता है, उसे भारी लॉस भी बेयर करना पड़ता है। वो देख रही कि मुझे लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी वो प्रोडक्शन अपना बंद नहीं कर सकती। इसीलिए मोनोपोली फर्म में जाने का मोनोपोली से एग्जिट करने पर फर्मों को भारी लॉस का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों क्या है, एक फर्म के लिए एक बैरियर हो जाती है, ठीक है। एक बाउंडेशन होता है, इसमें वो अचानक से निकल नहीं सकती। इसलिए एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से यहाँ पर बैन है। और भी है, कोई भी अगर मार्केट में एक बार अपना दम बना लिया कि नहीं इनका मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है, तो दूसरे किसी फर्म को आने ही नहीं देती है, ठीक है। और भी कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं किसी वस्तु को बनाती हूँ, इस पेन को मैंने ही बनाया है, मार्केट में इसको बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं मनमाने ढंग का प्राइस चार्ज करूँगी, आपको कुछ रेट दूंगी, उनको कुछ रेट दूंगी। मैं सोचूंगी कि भाई ये तो मेरी वस्तु की ही डिमांड करे तो मैं उसके लिए प्राइस बढ़ाकर बताऊंगी। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक मोनोपोली है, प्राइस आप मनमाने ढंग से रखते हैं, ठीक है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस रख सकते हैं। अगर इनको सोचना है कि नहीं पुअर सारा डिमांड कर रहे हैं तो पुअर के लिए बेचेंगे, तो क्या करेंगे, प्राइसेस लो कर देंगे। अगर इनको लगता है कि नहीं हाई इनकम ग्रुप में मेरे कम्युनिटी की ज़्यादा डिमांड है, तो वो क्या करेंगे, उसकी प्राइसेस बढ़ाकर चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो किस मार्केट का फीचर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मोनोपोली मार्केट में ऐसा होता है। फिर देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका एम है। एक मोनोपोली का एम होता ही हमेशा क्या करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इसीलिए वो क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, कीमत विभेदीकरण करता है, लोगों से अलग अलग प्राइस पर वस्तुओं को बेचता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, ये क्या करते हैं, मोनोपोली जो है वो अपना सप्लाई कर्व कभी भी नहीं बताते। ये नहीं बताते कभी भी कि मैंने अपने प्रोडक्ट में कौन से मटेरियल्स यूज किया है, ठीक है। आप एक मोनोपोली के बारे में कभी भी नहीं जान पाते ये, इसलिए इनका सप्लाई कर्व क्या होता है, एब्सेंस होता है। और देखिए नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। एक ही व्यक्ति है, मैं ही पेन बना रही हूँ, इस पेन को मैं बनाने वाली मैं ही हूँ, मैं ही फर्म हूँ, मैं ही इंडस्ट्री हूँ, इसका प्राइस भी कौन तय करेगा, मैं ही करूँगी, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्म ही इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री ही फर्म है, यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था कि सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी फर्मों का एक जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। मतलब एक इंडस्ट्री है जिसमें सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी फर्में हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। और प्राइस कौन तय करेगा, इंडस्ट्री तय करती है, और उस प्राइस को सभी फर्मों को लेकर चलना पड़ता है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो फर्में हैं वो प्राइस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द शॉर्ट रन अ मोनोपोली फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। मतलब देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक मोनोपोली फर्म को मैंने अभी बताया कि वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करती है, एबनॉर्मल लॉसेस भी अर्न करती है और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करती है, ठीक है। तो पहले आप इस टर्म को समझिए, क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने जो इंडस्ट्री लगाई है उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट, रिक्वायर अमाउंट जो चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। मतलब आपको इंडस्ट्री को स्मूथ वे से चलाने के लिए एक नॉर्मल प्राइस जो चाहिए, आपको प्रॉफिट जो चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है।
एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया था प्रॉफिट को उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर लेना, अर्न करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, हमने तो सोचा था भाई इतना का होगा पर उससे तो कई गुना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब मैंने सोचा था अरे चलो इंडस्ट्री लगाते हैं, लॉस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ और था पर मुझे लॉस जो है उससे कई गुना ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि एक फर्म को उसने अगर इंडस्ट्री लगाई है, उसमें पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको कम से कम इतना प्रॉफिट हो जाए कि उसका जो बिजनेस है वो चलता रहे, ठीक है, वो बंद ना हो जाए, उसको लॉसेस ना हो, मतलब वो उतना पैसे अपने बिजनेस से निकाल सके कि उसका बिजनेस में चलता रहे, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम देखने को ना मिले। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है उसका जो बिजनेस है वो स्मूथ वे से चलता रहे। ठीक है, हाँ, ये एटलीस्ट मतलब मिनिमम है, रिक्वायर कम से कम उसको मिनिमम इतना मिलता रहे, एटलीस्ट इतना मिलता रहे कि उसका बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे। ठीक है, नहीं समझदार हैं आप लोग। चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे जो बोलते हैं मुझे डाउट नहीं है मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इन द लॉन्ग रन फर्म अर्न्स ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो मोनोपोली है उसको लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सकता है। क्यों कमा सकता है, देखिए मार्केट में क्या है, एक ही फर्म है, जब मार्केट में एक ही फर्म है, कोई और फर्में आ ही नहीं रही है, तो वो क्या करेगा, मनमाने ढंग से प्राइसेस अपना लगाते जाएगा, उसको प्रॉफिट क्या है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को ही देखकर तो क्या करती है, नए फर्में अट्रैक्ट होती है कि मुझे भी मार्केट में जाना है, मुझे भी ऐसी इंडस्ट्री लगानी है, मुझे भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, बड़ा बनना है, ये चीज़ें, तो भाई अंदर बहुत रिस्क है। ठीक है, और अब नॉर्मल लॉसेस में भी यही होता है, जब वो जाते हैं उन्हें लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वो ट्रैप में फंस जाते हैं, वो डायरेक्ट अपना प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते, तो वो रीज़न क्या बनता है कि फर्में तब सोचती हैं कि अब मुझे प्रोडक्शन बंद करना है, इंडस्ट्री से बाहर जाना है, तो वो क्या होता है एक तरीके का कि वहाँ पे प्रोडक्शन क्लोज करने का सोचते हैं, पर उनका एग्जिट बैन है, आपको पता है। तो एब नॉर्मल लॉसेस का मेन कारण यही है कि मतलब हम चाह भी रहे हैं, मुझे पता है कि लॉस हो रहा है पर मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकती, तो अभी मुझे लॉस मान लीजिए 200 करोड़ का हो रहा था पर मैं प्रोडक्शन अभी भी कम कर नहीं सकती अचानक से, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरा लॉस और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तो ये होता है एबनॉर्मल लॉसेस का। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि देखिए जो मोनोपोली है वो चाहती है कि मैंने जो आउटपुट बनाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को सेल करने के लिए वो क्या करती है, अपने प्राइसेस को वो कम करते जाती है। तो जब वो प्राइसेस को कम करती जाएगी तो वैसे में क्या होगा, डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसे होगा, देखिए अगर प्राइस है, ये यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है, वो सेल करने का सोच रही है, तो देखिए अगर वो प्राइस यहाँ रखती है कुछ भी, मान लीजिए 5 रुपीज़ रखती है और उसकी 1 क्वांटिटी सेल हो रही है, अब वो सोच रहा है कि मेरा और ज़्यादा क्या कहते हैं क्वांटिटी सेल हो, तो मतलब इस प्राइस पे उसकी क्वांटिटी की डिमांड इतनी है, तो अब चाहता है कि मेरी अब और ज़्यादा यूनिट बिके, उसको बेचना चाहता है, मान लीजिए वो 2 यूनिट बेचना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस जो है कम करना पड़ेगा, प्राइस 4 करेगा। फिर अगर वो 3 यूनिट बेचना चाहता है तो वो क्या करेगा, प्राइसेस कम करेगा, 3 रुपीज़ करेगा। फिर वो चाहता है कि मेरी और भी ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड हो तो वो क्या करेगा, प्राइसेस कम करेगा। तो मतलब वो जैसे जैसे अपना आउटपुट सेल करना चाहता है, 4 यूनिट हो गया, 5 यूनिट, उसको क्या करना पड़ता है, अपने प्राइसेस को भी क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, 2 है यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो इसलिए इनका क्या होता है, डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, टी आर कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप। जो टी आर कर्व है वो इन्वर्टेड यू शेप यानी इस तरीके का होता है। ठीक है, इनका टी आर कर्व गिरता होता है। क्यों होता है ये भी देखिए, क्या होता है कि जो मैंने समझाया है पहले भी क्वेश्चन में मैंने कराए हैं, क्वांटिटी है, प्राइस है, और ये आपका यहाँ पर क्या है, टी आर है, टोटल रेवेन्यू कर्व इज इक्वल्स कितना होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, याद रख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट है जो बेचना चाहता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया उसने और वो प्राइस पहले कितना रखता है, 5 रुपीज़ मान लीजिए।
अब वो चाहता है कि मेरी क्वांटिटी जो है और ज़्यादा सेल हो, तो वो क्या करेगा, 2 यूनिट को बेचना चाहता है, वो प्राइस को कम करेगा, 4 करेगा। 3 यूनिट को बेचना चाहता है, प्राइस को और कम किया, 3 रुपीज़ कर दिया। 4 यूनिट को सेल करना चाहता है, उसने क्या किया, प्राइसेस और ज़्यादा कम किए। अगर वो 5 यूनिट को अब सेल करना चाहता है अपने प्रोडक्ट की, तो वो क्या करेगा, प्राइसेस और कम करते जा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए TR कर्व क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 5, 8, 9, 8 और 5। तो देखिए पहले आपका TR क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में आपका TR कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इन्वर्टेड यू शेप है ये, डाउन, और कैसा हुआ है देख, इन्वर्टेड यू शेप है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है। देखिए जो मोनोपोली है, इनका जो सेलिंग कॉस्ट होता है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं इनका। ये एडवर्टीजमेंट तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नॉलेज देने के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, लोगों तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वही हमने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में पढ़ा था कि तगड़े लेवल का वहाँ पर सेलिंग कॉस्ट होता है, वहाँ पर सेलिंग कॉस्ट में ही ज़्यादा लोग करते हैं कि अपने बेचने की तरह, वो प्राइसेस के साथ कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सेलिंग स्ट्रेटजी में चेंजेस करते हैं, अपने पैकेजिंग को डिफरेंट करते हैं, सुंदर बनाते हैं, और या फिर वो सेलिंग के लिए एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि ऑफर्स देते हैं एक प्रोडक्ट पे कि आप कोई चॉकलेट के साथ, आप देखते हैं बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। कभी आप पहले तो बहुत सारे जो सर्फ एक्सेल वगैरह के पैकेट आते थे, तो उसमें गोल्डन कॉइन्स मिलते थे। और टाटा टी का अगर आप चाय का देखते होंगे तो उसमें भी आते थे कि लॉकेट्स मिलते थे गोल्डन। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, बहुत सारे टाटा टी के पैकेट खरीद लेते थे और चेक करते थे इसमें है या नहीं है। तो वो क्या है, लोग इसके चक्कर में क्या करें, गोल्डन कॉइन के लिए या लॉकेट्स के लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप देखते हैं कि फ्रिज वगैरह खरीद रहे हैं तो उसके साथ कुछ और भी मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, सेलिंग का स्ट्रैटेजी है, ये तरीका है। तो ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। पर मोनोपोली में क्या होता है कि इनको सिर्फ अवेयरनेस करनी है लोगों को कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में है, इसको आप लोग खरीदिए। तो लोग यहाँ पे इनको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, कोई भारी भरकम एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करते हैं, बस इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट, और नॉलेज के लिए मेरे अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर सेलिंग है की जाती है, कॉस्ट है। तो क्या है इनका सेलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए या प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज के लिए है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व इनका ऑब्सेंस होता है, बता दिया मैंने, क्योंकि ये अपने सप्लाई के बारे में कुछ बताते नहीं है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, चलिए तो अब हमें और क्या पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मोनोपोली है इनके सोर्स क्या है। बताइए क्या क्या सोर्सेस है मोनोपोली के, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली बताइए क्या क्या है। बताइए सोर्सेस ऑफ मोनोपोली बताइए। फ्रेंचाइजी बाय द गवर्नमेंट, सही है। पहला क्या है, फ्रेंचाइज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। या तो गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी दे दे किसी कंपनी को कि आपको लाइसेंस, फ्रेंचाइज देना या लाइसेंस देना यही कहते हैं। तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी को या इंडस्ट्री को या फर्म को लाइसेंस दे देती है कि आपको इस सेक्टर में क्या करना है, इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है या कोई काम करना है। तो उसको मतलब गवर्नमेंट ने इसको फ्रेंचाइजी दे दी, गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे दी कि इस काम को करने के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है, बाकी किसी इंडस्ट्री या फर्म को लाइसेंस नहीं देती है। तो वैसे में क्या होगा, उस फर्म या उस इंडस्ट्री का या उस पर्सन का वहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने मान लीजिए
अडानी ग्रुप को कह दिया कि आपको मुंबई में मेट्रो ट्रेन चलाने की आपको उनको टेंडर देती है, तो और किसी और फर्म को नहीं दिया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, इनको नहीं दिया, बाकी और सारे टाटा ग्रुप को नहीं दिया, सिर्फ अडानी ग्रुप को दिया, तो क्या होगा, अडानी ग्रुप वहाँ पर अपना मेट्रो ट्रेन चलाएगी, तो सारा डिसीजन कौन लेगी, अडानी ग्रुप लेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का मोनोपोली हो जाएगा। ठीक है, और बताइए नेक्स्ट क्या बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, पेटेंट दे दे किसी को, ठीक है, पेटेंट राइट हो गया, किसी को पेटेंट दे दे कि क्या करना है आपको, इतने वर्षों तक के लिए आपको पेटेंट दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं आप उसके बारे में बात कीजिए, रेलिवेंट टॉपिक क्वेश्चन किया कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन करते हैं आप। जब हम ये पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी, तो आपने उस समय क्वेश्चन नहीं किया, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, तो आप एक बार देख लीजिए वहाँ पर। आप यहाँ जो एकेडमी का नंबर है आप उस पर मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो। अदरवाइज़ मैंने लेक्चर में सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं, आप एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप न्यू स्टूडेंट है तो स्वागत है आपका। चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, पेटेंट राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ फर्म या किसी पर्सन को भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट जो है पेटेंट राइट कर देती है कि आपको किसी पर्टिकुलर फर्म किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको एक टाइम पीरियड देती है कि 5 साल 10 साल के लिए उनको एक टाइम पीरियड दे देती है कि आपको इस सेक्टर में इनोवेशन करना है, कुछ न्यू रिसर्च करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने किसी को पेटेंट दे दिया कि आपको ये काम करना है। जब तक ये पेटेंट उसको मिला रहेगा तब तक उसमें कोई और फर्म या कोई और इंडस्ट्री जो उस पर रिसर्च या इनोवेशन नहीं कर सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेटेंट राइट कराना। तो इससे भी लोगों को क्या मिल जाती है, मोनोपोली मिल जाती है। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है, तीसरा कार्टेल्स बना लीजिए। ठीक है, कार्टेल्स आपको पता है बहुत सारी फर्मों का ग्रुप होता है, तो क्या करती है, जैसे ऑयल प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी अरबियन कंट्री में आप चले जाइए तो बहुत सारी फर्में हैं, तो ये क्या करेंगी, अरबियन में चले जाइए, अरबियन कंट्रीज़ है, इराक है, इन सब सारे जगह पे चले जाइए, तो क्या करती हैं, ये अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, ये ग्रुप बना लेती हैं। तो क्यों बनाती हैं ये, ताकि ये मार्केट में जो कंपटीशन है, जो कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, प्राइसेस को लेकर, कॉस्ट को लेकर या अपने प्रोडक्ट को सेल करने को लेकर, तो इसके लिए क्या करती हैं, ये लोग कार्टेल बना लेती हैं ताकि मार्केट में कंपटीशन से बच सके। और फिर कार्टेल्स में ये जब कार्टेल बना लेंगी तो उस कार्टेल यानी ग्रुप का जो लीडर होगा उसने जो रूल रेगुलेशन नियम बनाए सभी फर्मों को फॉलो करना पड़ेगा। जो प्राइसेस ये कार्टेल्स तय कर देंगी मार्केट में उन्हीं का चलेगा। तो क्या करेंगे, मनमानी ढंग से ये लोग भी अपना क्या करते हैं, प्राइसेस को चार्ज करते हैं। ठीक है, और फोर्थ बताइए, कार्टेल्स हो गए, पेटेंट राइट हो गए, और क्या हो गया, ब्रांड है, लॉयल्टीज है, लॉयल्टीज ब्रांड, जैसे आपने देखा होगा कि नाइक का लोगो है, एप्पल का लोगो है, इसको सिर्फ ये कंपनियां ही यूज कर सकती है, इस ब्रांड को कोई और नहीं यूज कर सकता। तो ये क्या है, ब्रांड है, इस पर इनकी मोनोपोली है। ठीक है, इसमें जो फीचर्स ये देते हैं ये इनका मतलब एक इस पे ये ब्रांड भी एक तरीके क्या होता है, मोनोपोली है। नाइक है और एप्पल है और भी बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है, और लॉयल्टीज़ हो गई, और भी कुछ है तो बताइए कौन से सोर्सेस है। जी हाँ, इसके अलावा नेचुरल मोनोपोली भी है। ठीक है, 6 ले लीजिए, नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली में क्या होता है, जैसे जो अरबियन कंट्रीज़ हैं इनके पास प्राकृतिक संसाधन जो है बहुत ज़्यादा है। ऑयल के मामले में नेचुरल गैसेस, ऑयल ये भारी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकती हैं, इनकी कॉस्टिंग कम आती है, इसलिए क्या करती हैं, प्राइसेस को अपने यहाँ कम रखेंगी मार्केट में, और भी जो कंट्रीज उनके पास महंगे दामों पर बेचती हैं। तो क्या कर सकती है, नेचुरल मोनोपोली है इनके पास कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और वर्ल्ड मार्केट में क्या करती हैं, इम्पोर्ट करती हैं।
तो एक तरीके का ये मोनोपोली है। इनकी कॉस्टिंग सिर्फ एक ही बार आती है इंडस्ट्री को सेटअप करते समय, ठीक है। इंडस्ट्री को जब इन्होंने सेटअप कराया, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई, उसके बाद प्राकृतिक वहाँ पे तेल भंडार है, उनको कहीं उसको सर्च करने जाना ही नहीं है, कुआं लगाया और उसके बाद क्या किया, तेल लगाए, निकाले और इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके की नेचुरल मोनोपोली है इनके पास। इनकी मार्जिनल कॉस्ट जो है, मतलब एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है वो इनकी जीरो के लगभग होती है, उसमें कोई इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर नेचुरल मोनोपोली देखने को मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, जैसे सऊदी अरबियन कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ों पे आप देखिए गवर्नमेंट जो है टैक्सेस नहीं लगाती। गोल्ड वहाँ पर सस्ता मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है गोल्ड पर टैक्स नहीं लगाती, इसलिए क्योंकि उनको रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने पब्लिक पर टैक्स लगाती ही नहीं है। इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, उनको अपनी सरकार चलाने के लिए भाई टैक्स तो लेना पड़ेगा, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, टैक्स से आते हैं। सऊदी अरबिया कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लगाती, वो लोग टैक्स को एक तरीके से अच्छा नहीं मानते हैं, वेलफेयर इससे लोगों को नहीं होगा वो ये मानते हैं, तो उनके धर्म में लिखा है कि टैक्स को नहीं लेना है। तो देखिए हर चीज़ जो है वहाँ पर वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर होता है, ठीक है। वहाँ पर गोल्ड वगैरह सस्ते इसीलिए मिलते हैं क्योंकि जो टैक्स लगता है गोल्ड पर सेल परचेज पर, वो क्या कहते हैं वहाँ पर नहीं लगता है, बहुत ही मिनिमम होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए और क्या पढ़ना है हमें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हम लोग पढ़ते हैं मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। चलिए कोई डाउट है तो बताइए। कंडीशन इन मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन बताइए क्या क्या है कंडीशन। हेलो जी, क्लास स्टार्ट हुए बहुत देर हो गए। नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाता है, ऐप पर नोटिफिकेशन सारा रहता है। क्लास होने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लिया कीजिए, टाइमिंग यही है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जो शाम को टेस्ट का टाइम होता है, क्या उसको कुछ चेंज किया जाए, क्लास में मैं 3:30 बजे तक के लगभग रख दूं, अगर आप लोगों को कोई डाउट दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो तो। डाउट ही निकलता है आप लोग डाउट ही सेंड करते हैं तो क्या होगा, डाउट निकलेगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, MC=MR, ठीक है बिल्कुल सही है। सुशील जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, MC=MR, मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो MR के बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या है बताइए, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कर्व MR फ्रॉम इट्स बिलो, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट MR फ्रॉम इट्स बिलो, ठीक है। तो ये कंडीशंस कैसे होगा अभी हमको देखना है। इक्विलिब्रियम के लिए जो दो कंडीशन है ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। ये दोनों ही बेस है मार्केट में इक्विलिब्रियम के लिए। कैसे होगा, इन प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा किसी भी मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी यही है, मोनोपोली मार्केट में भी यही है कि प्राइस और आउटपुट जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है। इसके लिए आपको ये दो कंडीशंस याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं शॉर्ट रन में कैसे एक मोनोपोली फर्म को, मैंने बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, तो वो कैसे होता है पहले हम उसको देखेंगे। आप ये दोनों कंडीशन को माइंड में रखिए, याद रखिए। MC=MR होना चाहिए, जहाँ पर MC MR को काटेगी वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा, और MC मस्ट कट MR फ्रॉम इट्स बिलो, मतलब MR को नीचे से काटे ना कि ऊपर से काटे। अगर MC ऊपर से काटती है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं होगा, वहीं पर होगा जहाँ पर MC जो है MR को नीचे की ओर से काटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। In the short run,
मोनोपोली earns supernormal profit, abnormal losses, एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आपको याद रखना है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा ये आपको देखना है। तो देखिए शॉर्ट रन में हम पहले देखते हैं कि शॉर्ट रन में क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि जो मोनोपोली फर्म होती है उसका जो AR-MR कर्व होता है ये क्या होता है, स्टीपर होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्टीपर होता है। इलास्टिक क्यों, क्योंकि इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, और वही हमने क्या पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कि जो AR-MR कर्व है वो कैसे होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से फ्लैटर। ठीक है, ये AR हो गया और होता है MR कर्व जो है यहाँ पर ऐसे होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में फ्लैटर होता है क्योंकि वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर लेस देन 1 है। तो हम लोग इसको फिर से बनाते हैं अच्छे से और ये सारा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करके स्टडी करना अच्छा होता है, हमेशा चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। चलिए हम लोग अभी अपना पढ़ते हैं मोनोपोली मार्केट। ग्राफ अच्छे से बन जाओ। एक्स एक्सिस आउटपुट हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये आपका AR कर्व है और ये आपका MR कर्व है। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो आपके AR कर्व को कुछ इस तरीके से टच कर रहा है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इलास्टिसिटी आपकी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 है, इसीलिए आपका AR कर्व MR कर्व जो है स्टीपर है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर काटता है। तो इसका मिड पॉइंट मुझे यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है, यहाँ से काट रहा है, तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो मैंने क्या बताया, MC ने MR को जहाँ काटा वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ये MC है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये MR को कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है। यहाँ पर आपका आउटपुट डिसाइड हो गया। प्राइस को हम लोग लेंगे AR से, जहाँ पर आपका ये कर्व AR को टच करता है वहाँ पर प्राइस होता है। आप ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पर ये जो कर्व है, लाइन है, ये AR कर्व को भी टच कर रहा है और एवरेज कॉस्ट कर्व को भी टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्राइस देखिए किसके बराबर है, कॉस्ट के बराबर है। तो जब आपका प्राइस जो है वो बिल्कुल कॉस्ट के बराबर होगा तो ऐसे में फर्म क्या अर्न करती है, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, तो ये कैसा फर्म है, ये वो फर्म है जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, जिसका प्राइस जो है वो कॉस्ट के बराबर है। यहाँ पर ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, एनी डाउट, समझ आया? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए दूसरा देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर आपका प्राइस है। ये आपका AR कर्व है, AR कर्व ही आपका डिमांड कर्व होता है, लिख लीजिए आप, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। फिर MR कर्व है। ठीक है, अब ये फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा है, देखिए ये ऐसा है जो इसके ऊपर से जा रहा है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है कुछ इस तरीके से, ग्राफ में डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस, क्या है, देखिए ये बिल्कुल एवरेज कॉस्ट को कर्व करके SSC बना हुआ है। यहाँ पर जो SSC है एवरेज कॉस्ट कर्व से ऊपर है। ठीक है, अब आप मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाइए। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को इसके मिनिमम पॉइंट पर काटती है, SMC होगा। और मैंने क्या बताया, जहाँ पर MC MR को काटेगी, यहाँ पर काट रही है, तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ठीक है, आउटपुट यहाँ पर डिसाइड हुआ। प्राइस को हम लोग लेंगे AR से, प्राइस कहाँ है, AR से मैंने लिया। ठीक है, और कॉस्ट को लेते हैं AC से, तो AC कहाँ है, यहाँ, यानी यहाँ पर कॉस्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया प्राइस से। देखिए कॉस्ट यहाँ है, प्राइस नीचे है, तो कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस। तो यहाँ फर्म को क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस, मतलब फर्म ने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा उसको क्या हो रहा है,
लॉस, ठीक है। तो ये फर्म का कॉस्ट ज़्यादा है, इस फर्म का प्राइस से ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, ठीक है। डाउट है कुछ तो बताइए। आपको पता है, मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में फर्म को एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक फर्म जिसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उसका कर्व कैसा होगा, देखिए। तो जो फर्म है जिसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है उसका कर्व कुछ किस तरीके से होगा, एवरेज कॉस्ट कर्व। ध्यान रखिए, ये आपका AR कर्व है, ये आपके डिमांड कर्व के बराबर है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, और ये MR कर्व है। इसका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, SAC, और इसको जो SMC है वो इसके बिल्कुल मिनिमम पॉइंट से काटता है, SMC। MC ने MR को जहाँ काटा वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। आउटपुट यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। प्राइस को हम लोग लेंगे कहाँ से, AR से, प्राइस हो गया यहाँ पर। कॉस्ट को लेते हैं AC से, तो ये हो गया C। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस्ट कम है, प्राइस ज़्यादा है। प्राइस जो है कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो फर्म है उसको क्या मिल रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न कर रही है, ठीक है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये फर्म कैसी हो गई, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, मोनोपोली में। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए। और लॉन्ग रन में क्या होगा, आपको पता है कि एक मोनोपोली फर्म जो है वो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। उसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ SMC की जगह LMC होगा। चलिए मैं वो भी बता देती हूँ कि लॉन्ग रन में फर्म जो है, एक मोनोपोली फर्म, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इन द लॉन्ग रन अ मोनोपोली firm earns only super normal profit, मतलब abnormal profit, super normal profit मतलब लॉन्ग रन में एक फर्म सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। उसका जो प्राइस है उसके कॉस्ट से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या करती, एक ही मार्केट में फर्म है, मनमाने ढंग से प्राइसेस चार्ज करती है और दूसरी कोई फर्में आ ही नहीं रही हैं, तो वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगी। MR हो गया, ये आपका इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड कर्व है, मैं बार बार लिख दे रही हूँ। ये आपका हो गया LMC, मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल, LMC नहीं, LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये हो गया LMC जो LAC को मिनिमम पॉइंट पर काटती है, LMC, ठीक है। तो MC ने MR को कहाँ काटा, यहाँ पर, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। आउटपुट यहाँ पर हो गया। प्राइसेस को हम लोग लेते हैं AR से, प्राइस यहाँ पर है, कॉस्ट यहाँ पर है, तो कॉस्ट को हम लोग किससे लेते हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो देखिए प्राइस जो है कॉस्ट से कहीं गुना ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली फर्म जो है अर्न कर रही है, ठीक है। देखिए इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये सारा रीजन क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब बताइए, कोई डाउट है तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया तो वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी बहुत पढ़ना है, जल्दी जल्दी करते हैं। अब आपको और क्या देखना है कि क्या होता है, देखिए मोनोपोली, एक जो मोनोपोली फर्म होती है वो इतनी चालाक होती है कि वो क्या करती है, उसका मार्जिनल कॉस्ट चाहे बढ़े या घटे या कांस्टेंट रहे, वो हमेशा ही क्या करती है, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लॉन्ग रन में किसी मोनोपोली फर्म का मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो वो कैसा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। ये ग्राफ आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग एंड करते हैं।
नो डाउट मैम। चलिए देखिए, जब आपका व्हेन MC इज राइजिंग तो कैसा होगा कर्व, देखिए प्राइस हो गया, आउटपुट हो गया, ये आपका क्या है AR कर्व, ये क्या है MR कर्व, ठीक है। ये आपका क्या हो गया AR कर्व, MR कर्व, और आपको देखना है फिर क्या है आपका MC इस तरीके से बनेगा और AC इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए MC क्या है, राइज कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे में भी एक मोनोपोली फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। कैसे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ MC जो है वो MR को काटेगा, ठीक है, MC MR को काटेगा तो वहाँ पर क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। आउटपुट यहाँ डिसाइड हो गया। प्राइस को हम लोग कहाँ से लेते हैं, AR से, प्राइस हो गया आपका यहाँ पर, और कॉस्ट को कहाँ से लेंगे, AC से, ठीक है। तो देखिए C, तो क्या हो गया, प्राइस जो है यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा है कॉस्ट से, तो फर्म क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ भी प्राइस जो है कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है, तो फर्म क्या कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। यहाँ पर इसका मार्जिनल कॉस्ट जो है राइज कर रहा है, फिर भी मोनोपोली इतना चालाक है कि उसमें अपना वो फायदा निकाल ही ले रहा है, ठीक है। चलिए कोई डाउट है तो बताइए। आपको AC MC का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आपको पता है कि अगर AC राइज होता है तो MC बोलता है मैं तुमसे पहले राइज होऊंगा, मतलब AC अगर बढ़ रहा है MC उसके पहले बढ़ जाएगा। अगर AR गिर रहा है तो MR क्या करेगा, उसके पहले गिरेगा। AC अगर गिरेगा तो MC जो है उसके पहले गिरेगा, ठीक है, ध्यान देना है आपको हमेशा। चलिए दूसरा देखिए, व्हेन आपका MC जो है वो फॉल कर रहा है, व्हेन MC मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, ठीक है। तो जब आपका मार्जिनल कॉस्ट फॉलिंग गिरता हुआ होगा तब एक सुपर नॉर्मल एक मोनोपोली फर्म कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। देखिए भाई चालाक होना चाहिए मोनोपोली की तरह, है आप सभी मोनोपोली बनिए। ये हो गया MC और ये हो गया क्या आपका MR। तो ऐसे में देखिए आपका AC जो है गिर रहा है और MC भी क्या करेगा, गिरता हुआ होगा। तो यहाँ पर आपका MC जो है फॉल कर रहा है। ऐसे में देखिए कैसे मोनोपोली जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ने MR को काटा वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आउटपुट डिसाइड हो गया। प्राइस को हम लोग कहाँ से लेते हैं, AR से, प्राइस कहाँ है यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट को कहाँ से लेंगे, AC से, तो कॉस्ट कहाँ है यहाँ पर, यहाँ भी प्राइस क्या है आपका कॉस्ट से ज़्यादा है, इसलिए फर्म क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब आपका MC जो है व्हेन MC इज कांस्टेंट है तो कैसे एक मोनोपोली फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अगर कुछ वैसा आ गया रिटन फॉर्म में, जैसे GIC वगैरह का एग्जाम होता है, यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर होता है, तो वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें डिफाइन करके बतानी पड़ेगी कि कैसे हुआ, ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट है यहाँ पर AC इज इक्वल्स MC, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों MC MR को काटा, वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। आउटपुट यहाँ हो गया, प्राइस को लेते हैं यहाँ पर, कॉस्ट AC से लेंगे तो क्या हो गया, प्राइस यहाँ पर भी क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, तो क्या हो गया, यहाँ भी फर्म क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ना है हमें। बताइए कोई डाउट है तो वीडियोस को एक दो बार और देखिएगा, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप करिएगा। ओके, बैंड अप करते हैं यहीं पर सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करिए जम के, मिलते हैं शाम को क्लास में, ठीक है।